जी, मैं सुनील जी आपके पास आता हूँ। आपने अनिल जी की बात सुनी, आंकड़े मैंने पेश कर दिए, इन्वेस्टमेंट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, सोशल हार्मनी हो, पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज हो, किसी भी लिहाज से मनमोहन सिंह का राज इनके राज से बेहतर था। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और आप संसद में खड़े होकर इतना बड़ा सत्य बोल सकते हैं और उसको लॉस्ट डेकेड कहते हैं। आप तो देखा जाए तो अपने ही एक प्रीवियस प्रधानमंत्री का इस देश का अपमान कर रहे हैं, देखा जाए तो। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको क्यों इस भाषण पे इतनी नाराजगी हो रही है, केवल 10 साल की बात को लेकर के, जब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जब आप लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि 2014 के पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। जब यह बात कही जा रही है तो आप 10 साल के विश्लेषण पे आकर के रुक गए हुए हैं। प्रश्न है कि हम ये पूरा का पूरा विमर्श तो उनके लिए है ना जो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। वो तो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी कहने के लिए आमादा है। अगर आपको यह लगता हो, किसी व्यक्ति को लगता हो कि नेहरू सरनेम लगाना अपमानजनक है इसलिए लोग नहीं लगा रहे हैं, तो बाकी विमर्श तो खत्म हो गया अपने आप ना। निवेश कितना हुआ, शिक्षा में निवेश कितना है, स्वास्थ्य में कितना निवेश है, रोजगार की वृद्धि कितनी हो रही है, अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है, इसको किससे लेना लादना है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर 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 ये हुकूमत इतनी ही संवेदनशील होती तो इतनी बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। या क्या आजाद हिंदुस्तान में आपके स्मृतियों में ऐसा है क्या? पार्लियामेंट क्यों बनाए आप? पार्लियामेंट तो इसीलिए है ना कि अगर सवाल उठाए जाएंगे तो उसका जवाब देना होगा सरकार को। एक जवाबदेह सरकार बनाने के लिए पार्लियामेंट का गठन किया गया। संसदीय व्यवस्था इसीलिए की है कि जनता के सवाल उठाए, जनता जो सवाल उठाएगी, जनता के लोग जो सवाल उठाएंगे उसको जवाब देना होगा सरकार को। सरकार उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने बोल भी दिया तो उसको हम एक्सपंज कर देंगे। अगर आप एकदम अतार्किक तरीके से पूरी व्यवस्था को चलाने का प्रयास करेंगे तो ये सभी विमर्श भी मानिए, आप किसी को सुना नहीं सकते कोई बात। आप जो आंकड़ा जी सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सुनील जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है जी। जो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं से कहते हैं कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए, सरकार से क्यों नहीं कहते आप? ये है क्या कि हमको अपने चश्मे से ही पूरी व्यवस्था को देखना है। हम आप केवल एक वातावरण बना सकते हैं और अच्छी बात है कि देश की जनता इसको सुन रही है। कुछ महान भक्तों को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ करके वो अब उनको भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं आज नहीं तो कल सबको समझ में बात आनी है। ये निश्चित है, ये है कि बहुत ही खराब दौर से यह देश गुजर रहा है और बार बार ये फक्र होता है कि जब ये देश आजाद हुआ उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग इस देश का नेतृत्व किए और यह देश 75 साल की अपनी उम्र पूरा कर लिया। अगर उस दौर में हालात ऐसे ही होते तो पता नहीं क्या होता। जब 1947 और 1948 में आजाद हुए जो देशों की स्थिति आज आप देख रहे हैं, जहां नेतृत्व का संकट हमेशा बना रहा, हम पता नहीं हम कहां जाते। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य बचे रहते कि नहीं बचे रहते, लोकतांत्रिक संस्थाएं बची रहती कि नहीं बची रहती। अगर 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 आप अपने आने वाली संस्कृति को, अपने पूर्वजों को देखने का नजरिया यही डेवलप करना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के सरनेम के साथ किसी को आपत्ति हो सकती है, आप यह विमर्श बनाना चाहते हैं, तो आप समाज कैसे बना रहे हैं? शिक्षा, निवेश, स्वास्थ्य तो एक महत्वपूर्ण विषय ही है। ये सोचिए कि आप किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों के प्रति कैसा आदर भाव रखिए, चाहे उनको नकार दीजिए, उनको नाम लेने लायक नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने 60 बार या 70 बार या 100 बार धारा 365 का दुरुपयोग किया, तो आप अपनी पार्टी की सरकार का भी योगदान बता दीजिए। और दूसरी चीज कि मान लीजिए कि
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य सरकारों को भंग किया, तो आप बता रहे हैं ना कि 365 के धारा 365 का दुरुपयोग किया था कथित रूप से। जब आपने महाराष्ट्र की सरकार गिराई थी तो कौन सी धारा लगी थी? जब आपने कर्नाटक की सरकार गिराई थी तो कौन सी धारा लगी थी? संविधान का कौन सा धारा लगी थी उसमें? जब आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी तो कौन सी धारा आपने लगाई थी? जब पूर्वोत्तर की सरकारों को आपने अपहरण कर लिया तब आपने कौन सी धारा लगाई थी? अगर किसी ने कोई गुनाह किया तो संविधान के तहत किया, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आपके इन राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा किस संविधान के किस उपबंधों के तहत की जाए? और आप इसको सुनने के लिए तैयार है ना, आप देखने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह नहीं कि आप देखें चाहे न देखें, आप केवल आप ही नहीं देखते, आपको देखने वाले सब चारों तरफ से लोग आपको देख रहे हैं। जिस 140 करोड़ लोगों के समर्थन के की ताकत आपको मिली हुई है, जिसका आप दावा करते हैं, होना भी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को अपने समर्थन पर गर्व होना चाहिए। लेकिन वह एक बार मिल जाने पर वह बनी भी रहे, इस बात का भी प्रयास करना आप ही की जिम्मेदारी है। इन ऐसे समर्थनों को समाप्त होने या घटने में समय नहीं लगता है। सरकारें बनती हैं भाषण देने के लिए, सुनने के लिए थोड़े होती हैं। सरकारें गवर्नेंस के लिए बनती है। सर आप देश में की औद्योगिक नीति कैसी होगी? अब उद्योगों का विकास होगा कि एक उद्योगपति का विकास होगा? शिक्षा का विकास होगा कि शिक्षा महंगी कर दी जाएगी कि कोई शिक्षा पाने न पावे? स्वास्थ्य बेहतर और आसानी से सुलभ होने लायक बनाएंगे कि आप इतनी महंगी कर देंगे कि अगर आप जिंदा हैं तो बस इसी पे आप अपने आप को महसूस कीजिए कि आप जिंदा हैं, मर नहीं रहे हैं। जिंदा रहने के कारण और उपाय आपको नहीं मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा आपके पास होगी कि नहीं होगी, आप इसके लिए अपने मन में जो आपको सोच रहा हो सोच लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप कोई बात ही करने के लिए नहीं तैयार होंगे। जो बात करना चाहेगा उसको आप देशद्रोही घोषित कर देंगे। किसी विषय पर भी अगर आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, जो संसदीय व्यवस्था में जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है कि आप ट्रांसपेरेंट हो, उत्तरदायी हो, अपने नीतियों और उपलब्धियों के लिए जवाबदेह हो, अपने विरोधियों और जनता के द्वारा उठाए गए सवालों के प्रति आप जवाबदेह हो, उसका उचित तरीके से जवाब दें, संगठन में आप जवाब दें, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट समझें। मतलब गांधी मैदान और भारत के लोकसभा दोनों बराबर है। जिस अंदाज में आप गांधी मैदान में भाषण करेंगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण करेंगे, वैसे ही आप लोकसभा और राज्यसभा में बात करेंगे। और अगर सदन का नेता, सरकार का मुखिया जिस तौर तरीके को अपनाएगा, स्वाभाविक है उसी से लोग प्रेरणा लेंगे। और अगर संसद में गतिरोध की स्थिति पैदा होगी तो किस बिना पर आप विपक्षियों से बात करेंगे? विपक्ष तो इसलिए संसद में अपने गतिरोध को समाप्त करना के लिए तैयार होता है ना कि सरकार जवाब देगी, हम अपनी बात कहेंगे, सरकार अपनी बात कहेगी। लेकिन सरकार उन मुद्दों पे बात ही नहीं करेगी जो विपक्ष उठाएगा। राष्ट्रपति के भाषण में तो कोई स्ट्रक्चर्ड भाषण होता नहीं है। विपक्ष के नेता हर मुद्दे पर अपनी बात कहते हैं। जो मुद्दे राष्ट्रपति के भाषण में शामिल नहीं होता है, उन मुद्दों पर भी बात करते हैं। और आपने क्या किया था? यही मनमोहन सिंह की सरकार थी। आपने मंत्रियों के परिचय तक को देने की अनुमति नहीं दी। इतना शोर शराबा हुआ लोकसभा में, यह कहाँ चल रहा है? लोकसभा में शोर शराबे को आप लोकतंत्र की एक प्रक्रिया मानते रहे हैं और आपके विद्वान नेताओं ने कहा है इस बात को। और आज जब विपक्ष बात करता है तो गैर जिम्मेदार है, वो संसद को चलने नहीं देना चाहता, आपकी बात नहीं सुनना चाहता। तो ये तो एक अजीब तरह का राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो यह हमने आपने और तमाम हम लोग बैठे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल 15 साल 20 साल देखे हैं। आप उन लोगों की बात कीजिए जो अभी जिनके अंदर राजनीतिक चेतना आ रही है, जिन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानना शुरू कर रहे हैं, जो सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानना शुरू कर रहे हैं, जो अंबेडकर साहब को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जानना शुरू कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी? वो किस तरह का चिंतन लेकर के आगे बढ़ेंगे? तो किस तरह का गवर्नेंस दे रहे हैं आप? किस तरह का समाज बना रहे हैं? नागरिकों में कितनी चेतना और वैज्ञानिकता जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी राजनेता से उम्मीद की जाती है। अगर इन तमाम पहलुओं की आप बात करेंगे तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से ये दिन हमेशा नहीं बने रहेंगे। जी।